नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम सीधे सीधे डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। कुछ आर्टिकल्स हम न्यूज़पेपर से वैसे उठाएंगे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम्पल्स के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद समरी डिस्कस करेंगे और आज तो देखो जो क्वेश्चंस है ना वो वेबसाइट पे भी पोस्ट किए जाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि आज जो ये क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएं उनके मॉडल आंसर भी आपको मिले। तो लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, कहाँ पे जाके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, दूसरों के आंसर्स देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि ये क्वेश्चंस को कहाँ पे पोस्ट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एथिक्स की एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अल्ट्रुइज्म का क्या मतलब होता है? जब देखो आप दूसरों की हेल्प करते हो ना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, मतलब बदले में आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते और दूसरों की हेल्प करते हो, तो ये है अल्ट्रुइज्म। जैसे देखो मुझे कोई अजनबी मिला, उसने मुझसे हेल्प मांगी, उसने बताया कि मेरी ये सिचुएशन है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं, तो मैंने उसको हेल्प कर दी। मुझे पता है वो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, मैंने उसकी हेल्प कर दी ताकि वो अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो ये अल्ट्रुइज्म है। मतलब आप दूसरों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हो, ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। क्योंकि देखो आपने उसको पैसे दिए, आपका तो नुकसान हुआ ना, तो आपने उसके फेवर में काम किया, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया, अजनबी के को पैसे दिए, जबकि आपने अपना नुकसान करवाया। तो ये अल्ट्रुइज्म है। देखो ये काफी सारी थ्योरीज हैं कि लोग अल्ट्रुइस्टिक क्यों बनते हैं, मतलब अपना नुकसान करवा के लोग दूसरों को क्यों फायदा पहुंचाते हैं। एक सिंपल सी थ्योरी ये है, परिवार के लोगों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा ये वैल्यू इनकलकेट कर दी जाती है उन लोगों में, इसीलिए वो अल्ट्रुइज्म शो करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर वैल्यूज ना भी दी जाए ना, तो भी ये एवोल्यूशन का नियम है कि आगे जाके ना इंडिविजुअल्स के बीच, ग्रुप्स के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है, एक दूसरे को हेल्प करने का नेचर देखने को मिलता है। लेकिन देखो ये थ्योरी उतनी सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग अल्ट्रुइस्टिक होते। मतलब विवाद है अलग अलग थ्योरीज को लेके, कौन सी थ्योरी सही है कि लोग अल्ट्रुइस्टिक होते हैं, अल्ट्रुइज्म को शो करते हैं। आप बताइए, आप अल्ट्रुइज्म को क्यों शो करते हो? क्या इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, या फिर इसलिए कि आपको पता है मैं अल्ट्रुइस्टिक हूं, सभी अल्ट्रुइस्टिक होंगे, तो इसीलिए इसी से पूरे वर्ल्ड का फायदा होगा? मतलब जिस भी लॉजिक के साथ आप अल्ट्रुइज्म को शो करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, क्यों करते हो, आपके मन में क्या चलता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इसी महीने की 2 तारीख को ना एक आर्टिकल आया था, जिसे हमने शायद 3 या 4 तारीख को डिस्कस किया था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। उस आर्टिकल में राइटर्स ने कहा था कि साउथ इंडिया में ना लैंग्वेज की पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। साउथ इंडिया में रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो स्टेट्स को ज़्यादा पावर्स देने की बात करती हैं। साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स एंटी कास्ट, एंटी ब्राह्मण रुख ज़्यादा रखती है। रैशनलिस्ट मूवमेंट चली है साउथ इंडिया में पास्ट में। साउथ इंडिया के लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ज़्यादा है। उन्होंने एजुकेशन में, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, जबकि नॉर्थ इंडिया में ये सब चीज़ें रिलेटिवली कम देखने को मिलती हैं। देखो आप ना इस डिफरेंस को, जो ये हमने डिफरेंस डिस्कस किया ना, इसको ट्रेस कर सकते हो इवन आज़ादी से पहले भी, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के तुरंत बाद भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तो नॉर्थ इंडिया में जो लीडर्स थे वो एक प्रकार से होमोजेनस इंडिया की मांग कर रहे थे। होमोजेनस इंडिया मतलब पूरे देश का एक कल्चर हो, एक भाषा हो, पूरा देश एक आइडेंटिटी के रूप में इमर्ज होके आए। नॉर्थ इंडिया के लीडर्स की ये मांग हुआ करती थी। लेकिन देखो साउथ इंडिया में जो लीडर्स थे ना, वो ये चाहते थे इंडिया बने फेडरेशन ऑफ नेशनैलिटीज। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फेडरेशन ऑफ नेशनैलिटीज। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि इंडिया जो है यूएसए की तरह
अलग अलग एथनिक ग्रुप्स का एक समूह बने, अलग अलग जो एथनिक कम्युनिटीज है ना उनका एक ग्रुप बने इंडिया। स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स हों, जैसे केरल में मलयालम कम्युनिटी, तमिलनाडु में तमिल कम्युनिटी, उसी प्रकार से कन्नड़ कम्युनिटी कर्नाटक में। इस प्रकार से अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ हों अलग अलग प्रोविंस में, और ज़्यादा पावर्स जो हों वो स्टेट्स के पास में हों। इस प्रकार का फेडरल कंट्री इंडिया बने, ये मांग उठाई जाती थी साउथ इंडिया के लीडर्स के द्वारा। साउथ इंडिया के लीडर्स को देखो ये लगता था, अगर लैंग्वेज की आइडेंटिटी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ना डेमोक्रेसी में, तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो सभी लोगों को एकोमोडेट कर लेती है। रिलीजियस आइडेंटिटी डेमोक्रेसी में सभी लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाती। जैसे साउथ इंडिया में मान लीजिए तमिलनाडु में तमिल आइडेंटिटी जो है वो स्ट्रोंग है, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। जब वोट देना होता है तो धर्म की आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि भाषा की आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रोंग है, और भाषा तो चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो सभी तमिल ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने देखा उस समय किस प्रकार से जो धर्म की आइडेंटिटी है ना वो लोगों को आपस में डिवाइड कर देती है। धर्म की आइडेंटिटी की वजह से नॉर्थ इंडिया में डिवीजन हो रहा है, ऐसा देखा साउथ इंडिया के लीडर्स ने। इसी वजह से उन्होंने ये समझा कि डेमोक्रेसी में ना जो लैंग्वेज की आइडेंटिटी है ना ये ज़्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। इसी के आधार पर राज्य बने, इसी के आधार पर राज्य बनेंगे तो सभी लोग जो हैं जो ये भाषा बोलते हैं, सभी धर्म के लोग, वो मिलजुल के रहेंगे, डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी। बट दूसरी तरफ देखो नॉर्थ इंडिया में जो लीडर्स थे ना वो चाहते थे कि इंडिया ना फेडरेशन ऑफ नेशनैलिटीज ना बने। ऐसा ना हो कि हर एक प्रोविंस में एक लैंग्वेज और स्टेट्स को पावर। नॉर्थ इंडिया में लीडर्स चाहते थे पूरे देश में एक ही आइडेंटिटी उभर के आए। फॉर एग्जांपल हिंदी पूरे देश को एकजुट करेगी, हमारा देश जो है वो और ज़्यादा यूनाइटेड होगा। क्योंकि ना नॉर्थ इंडिया के लीडर्स को ये डर लगता था कि देश कहीं टूट ना जाए। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का अलग अलग राज्य बनेगा ना, तो कल को वो अलग से देश की मांग भी करने लगेंगे, और इससे तो देश टूट जाएगा। अगर पूरा देश एक ही भाषा बोलेगा, पूरे देश का एक ही कल्चर होगा, तो फिर देश टूटेगा नहीं, देश में बॉन्डिंग स्ट्रोंग होगी। तो ये अलग अलग सोच थी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लीडर्स की। देखो साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया गया ना, इस चीज़ को बाद में प्रमोट भी किया गया साउथ इंडिया के एक्टर्स ने। जैसे एम.जी. रामाचंद्रन तमिल में, तमिलनाडु में एन.टी. रामाराव तेलुगु एक्टर, राजकुमार ये कन्नड़ एक्टर, इन्होंने ना सिनेमा में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया रीजनल सिनेमा में। तो लैंग्वेज को लेकर लोगों का जो प्यार था साउथ इंडिया में और ज़्यादा बढ़ता गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1956 में ना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक बात बोली थी, नॉर्थ जो है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया जो है ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ज़्यादा अंधविश्वासी है, एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, जबकि साउथ इंडिया जो है वो प्रोग्रेसिव है, रैशनल है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है, एजुकेशन में काफ़ी आगे है। अंबेडकर ने नेहरू को भी क्रिटिसाइज किया था। अंबेडकर के अनुसार नेहरू जो है ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं। ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जैसे देखो शादी होती है, फेरे लिए जाते हैं, बच्चा के जन्म होता है, नामकरण, मुंडन वगैरह जो प्रैक्टिसेस नहीं होती हिंदू प्रैक्टिसेस, उनको अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया और नेहरू को बोला आप ये क्यों प्रैक्टिस करते हो। इवन उन्होंने तो उस समय के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया था, बनारस में जो ब्राह्मण्स थे ना उनके पैरों को धो के पानी पिया था। तो इसको लेके अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद को बहुत क्रिटिसाइज किया था। अंबेडकर को एक चीज़ का डर था। डर ये था कि साउथ जो है वो ज़्यादा ओपन है, साउथ नॉर्थ की लीडरशिप स्वीकार नहीं करेगा। नॉर्थ जहां हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का स्लोगन पे चल रहा था, साउथ चाहता था फेडरेशन ऑफ नेशनैलिटीज, जिसका मतलब हमने समझा अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज एक साथ एक ही देश में रहें।
और उस देश का एक कॉमन गोल हो। जैसे देखो तमिलनाडु में तमिल्स, कर्नाटक में कन्नड़स, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हर एक प्रोविंस में जो एक साथ एक देश में है किसी कॉमन गोल के लिए। इस कंसेप्ट पे चलना चाहता था साउथ। ये चीजें देखो आज भी देखने को मिलती हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स कम होती है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती है। अब कुछ ऐसी बातें आर्टिकल में बताई जाती हैं, जैसे आजादी से पहले आंध्रा महासभा के लीडर्स ने यह बोला था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो कई सारी नेशनलिटीज का ग्रुप है, एक भाषा नहीं है, एक कल्चर नहीं है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो अगर इंडिया को आप यूनिटरी बनाओगे ना तो वो डिजास्टर हो जाएगा इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। यूनिटरी मतलब, यूनिटरी में ये सारे फीचर्स होते हैं, जैसे पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज होती है, एक ही संविधान होता है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज होती है, मतलब सेम लॉज, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरे देश में, सिंगल लीगल सिस्टम, सिंगल जुडिशरी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, छोटे छोटे स्टेट्स उनके पास में कोई पावर नहीं। तो अगर इस प्रकार का भारत आप बनाओगे ना तो वो डिजास्टरस होएगा भारतीय डेमोक्रेसी के लिए। आपको ना इस प्रकार का भारत बनाना है जिसमें पावर डिवाइडेड है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में दो संविधान हैं, और संविधान चेंज करना हो तो दोनों के बीच में सहमति होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। अलग अलग लॉज एग्जिस्ट करें, सेंट्रल लॉज अलग, स्टेट लॉज अलग, ड्यूल जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए। ये जो फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। और फाइनली हमारा देश का संविधान बना कैसे? देखो वैसे तो इंडिया आज के समय में एक फेडरल कंट्री है, बट यूएसए जैसा फेडरलिज्म हमारे देश में नहीं है। क्वेसी फेडरलिज्म भी बोला जाता है इंडिया को, क्योंकि फेडरल कंट्री तो है लेकिन बहुत सारे ना यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया में, और इसके साथ साथ जुडिशियल सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है, और इमरजेंसी लगने पर संविधान में सारे यूनिटरी फीचर आ जाते हैं, पावर सेंट्रलाइज हो जाती हैं पूरी तरह से। तो इंडिया फेडरल कंट्री है बट विद यूनिटरी फीचर्स। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है इसमें भी देखो लैंग्वेज का एलिमेंट तो है। कैसे, अब समझते हैं। डायस्पोरा से संबंधित ये आर्टिकल है, वैसे लैंग्वेज का एलिमेंट इसमें है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, मई 2023 में जापान की यात्रा पर गए थे और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मकसद था तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जाते रहते हैं। इन्होंने देखो वहां पर यह बोला कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो तमिल डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करेगी, जो फैला हुआ है अलग अलग देशों में, जो इंडिया को छोड़ के गया था अच्छी एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना एक प्रकार से तमिल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के समान है। उन्होंने ये भी बोला कि रूलिंग डीएमके पार्टी जो है वो हर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तमिल कम्युनिटी को। मतलब उन्होंने तमिल लैंग्वेज पे फोकस किया सिंगापुर में और जापान में जहां पर वो गए थे। देखो तमिल डायस्पोरा बहुत बड़ा है, वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में, जैसे मलेशिया में, सिंगापुर में, श्रीलंका में, म्यांमार में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, ये सारे उन देशों के नाम हैं जहां पे तमिल डायस्पोरा की संख्या अच्छी खासी है। आप देख सकते हो यहां पे भी, यहां पे तमिल डायस्पोरा का नंबर बढ़िया है। और देखो जो तमिल कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, दूसरे देशों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में, 3 आइडेंटिटीज वो अपनी साथ लेके चलते हैं। एक तमिल आइडेंटिटी क्योंकि वो तमिलियन है, दूसरा इंडियन आइडेंटिटी क्योंकि वो इंडिया के भी हैं, तीसरा उस देश की आइडेंटिटी जहां पे वो अभी हैं फिलहाल। फॉर एग्जांपल यूएसए में है तो यूएस की आइडेंटिटी भी उनको साथ लेके चलनी पड़ती है। एक और कंसेप्ट है डायस्पोरा ऑफ द डायस्पोरा। डायस्पोरा ऑफ द डायस्पोरा का क्या मतलब है? मान लीजिए देखो इंडिया से कोई तमिल कम्युनिटी का पर्सन पहले गया मालदीव में, फिर मालदीव से वो चला गया किसी और डेवलप कंट्री में, फॉर एग्जांपल जर्मनी में, तो वो हुआ डायस्पोरा ऑफ द डायस्पोरा। पहले वो इंडिया से गया था फॉर एग्जांपल मालदीव में या फिर किसी दूसरे देश में, मलेशिया में, और कुछ समय मलेशिया में रहने के बाद वो फिर चला गया कनाडा में या फिर यूएसए में, तो वो तो मलेशिया या फिर मालदीव के लिए भी डायस्पोरा हो गया ना। वो इंडिया का भी डायस्पोरा है, मलेशिया के भी डायस्पोरा है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए मलेशिया में भी रहा।
राइटर कहते हैं देखो इंडिया का डायस्पोरा ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सेम नहीं है। मतलब डायस्पोरा का नेचर भी बहुत अलग है। अब कोई प्रोफेशनल काम करता है विदेश में जाके तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए गया है, कोई ब्लू कॉलर वर्क कर रहा है, मतलब जैसे फैक्ट्री वगैरह में। तो इतना डाइवर्स डायस्पोरा है इंडिया का, सबको आप सेम तरीके से डील नहीं कर सकते। जैसे तमिल डायस्पोरा की यहाँ पे बात हो रही है। तमिल डायस्पोरा ने दूसरे देशों की इकोनॉमीज में, लिटरेचर में, फाइन आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, साइंस में और पॉलिटिक्स में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। कुछ अच्छे नाम जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर, इसके अलावा इंदिरा नूई, ये सारे बहुत सारे नाम हैं, सुंदर पिचई, रघुराम राजन, कमला हैरिस, ये सब तमिल डायस्पोरा के लोग हैं। आज़ादी से पहले देखो नेहरू ने ना मार्च 1946 में एक स्पीच दी थी कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा ना तो इंडिया अपने हर एक बच्चे को जो इंडिया से बाहर है उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन देखो ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका में ना पहला संविधान का अमेंडमेंट आया था जिसमें तमिल्स जो श्रीलंका में थे ना, बहुत सारे तमिल्स को उनकी सिटीजनशिप से वंचित कर दिया गया। लेकिन नेहरू कुछ नहीं बोल सके, नेहरू ने कुछ खास विरोध नहीं किया। श्रीलंका ने यह बोल दिया गया कि ये हमारा सोवरिन राइट है, कौन सिटीजन बनेगा कौन सिटीजन नहीं बनेगा ये हम डिसाइड करेंगे, हम अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद म्यांमार, उस समय का बर्मा आज का म्यांमार, इन्होंने हजारों जो तमिल्स रहते थे ना उनके देश में, उनको सिटीजनशिप दी ही नहीं बल्कि उनको एक्सपेल कर दिया गया। और उनको एक्सपेल करने से पहले करेंसी को डीमोनेटाइज कर दिया ताकि इंडियन तमिल्स जो इंडिया में आए अपने साथ जो करेंसी लेके आए उसकी कोई वैल्यू ना हो। उन्होंने उस करेंसी को डीमोनेटाइज कर दिया था, सिर्फ कागज के पेपर रह गए थे। इंडियन तमिल्स की बरसों की कमाई जो उन्होंने वहां पे कमाई थी। इसके अलावा महिलाएं जो थीं वो अपने साथ मंगलसूत्र तक नहीं ला सकी थी, लेकिन इंडिया फिर भी कुछ नहीं बोला। देखो दो चीजें हैं, एक है बायलैटरल रिलेशंस, दूसरा है इंडियन डायस्पोरा। जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोग भी हैं और इन देशों के साथ में हमें अच्छे से पॉलिटिकल रिलेशंस भी इस्टेब्लिश करने हैं। दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। लेकिन ना कई बार सरकार ने क्या किया, पॉलिटिकल रिलेशंस को ज्यादा तवज्जो दे दी और अपने डायस्पोरा का ख्याल नहीं रखा उन देशों से डील करते वक्त। जैसे देखो 1964 में ना सिरीमावो शास्त्री पैक्ट हुआ था 1964 में। यह एग्रीमेंट ना उस समय के श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरीमावो बंडरनाइके और भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री के बीच में साइन हुआ था। इसमें यह डिसाइड हुआ था श्रीलंका में जो 5,25,000 तमिलियंस है ना उनको तो इंडिया में रिपैट्रिएट किया जाएगा, श्रीलंका से इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया उनको सिटीजनशिप देगा। उनकी रिपैट्रिएशन की कॉस्ट भी इंडिया उठाएगा। श्रीलंका में 3 लाख जो तमिलियंस है ना उनको श्रीलंका सिटीजनशिप देगा और बाकी के जो तमिलियंस है ना श्रीलंका में वो स्टेटलेस रहेंगे जब तक कि उनको इंडिया या फिर श्रीलंका सिटीजनशिप नहीं दे देता। तो बहुत ही खराब ये एग्रीमेंट था। राइटर कहते हैं धोखा था एक प्रकार से तमिल माइनॉरिटीज के साथ, तमिल डायस्पोरा के साथ। तमिल लीडर्स ने उस समय बहुत विरोध किया था इस एग्रीमेंट का, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ गई। इतिहास से फिर से करंट में आते हैं राइटर। वो कहते हैं स्टालिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ना वो बोलते हैं कि हम तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है बहुत सारे तमिल कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो अभी विदेश में हैं, वो खुद तमिल लैंग्वेज भूल गए हैं, जो कि तमिल कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया। वैसे देखो डायस्पोरा का जो इशू है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है 7वें शेड्यूल में। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? अब देखो स्टेट गवर्नमेंट बार बार किसी इशू पे बोलेगी कि हमारे राज्य के लोग वहां पे फंसे हुए हैं, बचाइए, तो केंद्र सरकार पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आता ही है ना। मान लीजिए तमिल डायस्पोरा के लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है यूएसए में, तमिलनाडु की सरकार आवाज उठाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। राइटर ये कहते हैं कि देखो एक ना दोस्ती होनी चाहिए इस इशू पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। अभी जैसे डीएमके की गवर्नमेंट है तमिलनाडु में और मोदी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो दोनों के बीच में ना
कंपेनियनशिप होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए कि मिल के डायस्पोरा के जो इशू है इसको हैंडल किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल लैंग्वेज की तारीफ बार बार की है यूएन के मंच से। अभी यूएसए गए थे, यूएसए में भी स्पीच देते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल लैंग्वेज को ओल्डेस्ट लैंग्वेज कहा था। जैसे देखो एक पॉइंट दिया जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, इसमें यह बोला गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, ऐसी माइनॉरिटीज जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो भाग के इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए सिटीजनशिप नॉर्म आसान बनाए गए थे 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। बट इसमें श्रीलंका को कवर नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को इलीगल इमिग्रेंट कहती है और बोलती है कि इनको श्रीलंका में वापस जाना जरूरी है। लेकिन देखो दोनों गवर्नमेंट्स, तमिलनाडु की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों आपस में टकराएंगे ना इस इशू पर, तो देखो रिफ्यूजीज का जो इशू है उसे सोल्व नहीं किया जा सकता। आज के समय में 29,500 तमिल रिफ्यूजीज हैं इंडिया में जो स्टेटलेस हैं, जिनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है। तो इनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज जो हैं वो देखो अपनी श्रीलंकन सिटीजनशिप को भी छोड़ने को तैयार हैं अगर उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलती है तो इस इश्यू पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और यूएसए रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो प्रधानमंत्री मोदी यूएस की यात्रा पर गए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए। एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर कोऑपरेशन होगा दोनों देशों के बीच, क्लाइमेट चेंज को लेकर दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे, मिलकर काम करेंगे। मून मिशंस, मल्टीलेटरलिज्म जैसे यूएन जैसी संस्थाओं में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। मून मिशन पे मिलकर काम करेंगे। फाइटर जेट इंजन की जो प्रोडक्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा यूएस, सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा टेररिज्म से लड़ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब इश्यूज पे कोऑपरेशन होगा इंडिया और यूएस के बीच, डिसाइड हुआ प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा के दौरान। देखो राइटर ये बोलते हैं इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है ना वो हमेशा से अच्छे नहीं थे, बीच बीच में कुछ मूवमेंट्स आए अच्छे। जैसे देखो जब चाइना ने 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक किया था तो उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यूएस को खत लिखा था हेल्प के लिए। लेकिन कुछ ही मूवमेंट आए जब आप कह सकते हो कि हाँ रिलेशन ठीक ठाक थे, मतलब अच्छे तो कभी भी नहीं थे कोल्ड वार के दौरान इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस। उसका रीजन भी है क्योंकि यूएस का टिल्ट ना हमेशा से ना पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था, हमेशा से। इस वजह से इंडिया का टिल्ट भी ना यूएसएसआर की तरफ ज्यादा हो गया। 1971 में तो इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ना फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की। उससे पहले इंडिया हमेशा नैम की बात बोलता था, नॉन अलाइन मूवमेंट। यूएसए को इससे चिढ़ भी मचती थी, फ्रस्ट्रेट होता था यूएसए कि आप एक तरफ बोलते हो कि हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे किसी ग्रुप के साथ, फिर आप यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशंस क्यों मेंटेन कर रहे हो। तो यूएसए के साथ रिश्ते ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। और इंडिया की इकोनॉमी का नेचर भी ऐसा था कि इंडिया अपने आप में खुश था, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आती नहीं थी हमारे देश में, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया होना चाहता था। लेकिन देखो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुई। एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए। एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए तो इंडिया लिबरलाइज हो गया, इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगी। तो यूएसए को पता लगा कि इंडिया की पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा हो गई है, इंडिया के रूप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। फिर यूएस को यह भी समझ में आया कि देखो चाइना तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है, अब चाइना को रोकना जरूरी हो गया है। अब चाइना को नहीं रोका गया तो वो तो हमसे भी आगे निकल जाएगा पावर के मामले में। तो यूएस को लगा कि चाइना को रोकने के लिए ना एशिया में इंडिया का साथ जरूरी है। तो इंडिया और यूएस धीरे धीरे ना एक साथ काम करने लगे। मकसद सेम हो गया कि चाइना को रोकना है। बड़ा मकसद ये चाइना को रोकना है, दूसरा इंडिया की इकोनॉमी का साइज भी बहुत बड़ा हो गया था, समझ गए। तो यूएस को लगा कि इंडिया के रूप में एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया को यूएस से टेक्नोलॉजी चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी। और यूएसएसआर तो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका था 1990-91 में ही। तो इंडिया को लगा कि यार अब यूएसए के साथ अच्छे संबंध बनाने में ही फायदा है। तो 2007 में क्वाड बना
लेकिन उस समय इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। क्वाड मतलब जिसमें 4 देश, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड बना, लेकिन 2007 में सिर्फ आइडिया निकल के आया था। बट देखो, राइटर का मेन पॉइंट ये है, असली जिस चीज की वजह से दोनों देश एक साथ आए ना, वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जैसे ही चाइना के राष्ट्रपति बने ना, तो इन्होंने ना एग्रेसिव पॉलिसीज अपनानी स्टार्ट कर दी। उन एग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से ना इंडिया को भी खतरा महसूस हुआ और यूएसए को भी खतरा महसूस हुआ। तो दोनों देशों को लगा कि यार अब तो एक साथ आना ही पड़ेगा ताकि डेटरेंस क्रिएट कर सके। क्या मतलब है इस चीज का, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, एक मोहल्ले में ना 2 गुंडे हैं, ए और बी। सी कोई आम आदमी है। अब देखो, बी जो गुंडा है ना, वो सी को परेशान कर रहा है, यानी आम आदमी को परेशान कर रहा है। और ए जो गुंडा है ना, वो पूरे मोहल्ले में अपनी धाक उसकी ऑलरेडी जमी हुई है, वो बरकरार रखना चाहता है। तो ए और सी ना दोनों ने हाथ मिला लिया। अब क्या होगा, बी जो है वो सी को तंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सी को ए गुंडे का साथ मिल चुका है। ए गुंडा इसलिए खुश है क्योंकि उसे मोहल्ले में अपनी धाक जमानी है, तो सी नाम के आम आदमी का उसे साथ मिल गया। तो उसे लगता है कि यार मैं अपनी धाक जमा पाऊंगा, लगातार रख पाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शरीफ आदमियों का साथ भी मेरे को मिल रहा है। यही सिचुएशन है। ए जो गुंडा है वो यूएस है, जो अपनी धाक बरकरार रखना चाहता है, अपनी दबदबा अपना बरकरार रखना चाहता है वर्ल्ड में। बी जो गुंडा है वो चाइना है, जो शरीफ आदमियों को तंग कर रहा है, जैसे सी को। तो ए और सी एक साथ आएंगे ना, तो बी को भी डर लगेगा। बी फिर सी को ना तंग करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ए नाम का गुंडा अब आम आदमी के साथ आ चुका है, वो हमसे भी बड़ा गुंडा है, इसलिए सी को तंग करने का फायदा नहीं है। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए। इसलिए दोनों देश इंडिया और यूएसए एक साथ आए, क्योंकि चाइना जो है, जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने ना, चाइना की पॉलिसीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई हैं। तो शी जिनपिंग इंडिया और यूएस को एक साथ लेके आए। और देखो, ये इस एग्जाम्पल में ना ए और बी दोनों गुंडे हैं, सी आम आदमी है। बी नाम का गुंडा ना सी को हमेशा से बोल रहा है कि आप ए नाम के गुंडे के साथ अच्छे संबंध मत बनाइए। वैसा ही चाइना हमें बोलता है कि आप यूएसए के साथ अच्छे संबंध मत बनाइए। चाइना की जो अखबारें हैं ना, ग्लोबल टाइम्स, उसमें बार बार आर्टिकल्स आते हैं कि इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखनी चाहिए, यूएस के साथ मिलकर नहीं चलना चाहिए, यूएसए के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। पहले तो इंडिया नहीं हो रहा था, पहले इंडिया यूएसए के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं बना रहा था, क्योंकि उसको चाइना से डर लगता था, क्योंकि इंडिया को यह लगता था कि यार रहना तो कल को चाइना के साथ ही है, तो इसलिए यूएसए के साथ ना ज़्यादा बना के नहीं रखते हैं। बट फिर भी चाइना ने गलवान वैली में अटैक कर दिया, हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। तो इंडिया को लगा यार ये चाइना तो अपनी मनमानी करेगा। हम इतने दिन सोचते रहे कि हाँ चाइना को बुरा लग जाएगा यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस ना मेंटेन करें, लेकिन चाइना तो फिर भी अपनी मनमानी कर रहा है। तो फिर इंडिया ने यूएसए के साथ मिलकर काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए, जैसे डिफेंस एग्रीमेंट। शुरुआत में हमने बात की, इवन फाइटर जेट के इंजन को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इश्यूज पे एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साथ कर लिए। तो एक प्रकार से चाइना को सिग्नल है कि भैया हम तो अब यूएसए के मित्र बन गए हैं, अब आप सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरोगे तो हमारा तो ग्रुप है, हम मिलके काम करेंगे। लास्ट में देखो एक पॉइंट राइटर ये भी बोलते हैं, इसके बाद देखो न्यूज देख लेते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले उड़ीसा की न्यूज है। एक ना इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसका नाम है लोअर सुकतेल इरिगेशन प्रोजेक्ट, LSIP। बालनगिर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। गांव वालों को डिस्प्लेस किया जा रहा है क्योंकि सबमर्ज हो जाएगा उनका गांव इस इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से। गांव वालों को बहुत से आरोप हैं, कंपनसेशन अच्छे से नहीं मिला। तो आप डीएम हो, आप क्या स्टेप्स लोगे यहां पे? इस प्रकार का क्वेश्चन ना यूपीएससी में पूछा है। जैसे मान लीजिए मैं डीएम हूं, मैं क्या स्टेप्स लूंगा आपको बताता हूं, ताकि आपके थॉट्स डेवलप हों, ये मैं चाहता हूं। जैसे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, आप भी मन में सोचिए कि ये स्टेप्स उस समय आप लोगे। सबसे पहले देखो, मैं रीवैल्यूएशन करवाऊंगा। लोगों का जो आरोप है कि कंपनसेशन हमें मार्केट रेट के हिसाब से नहीं मिली है, तो मैं रीइवैल्यूएशन करवाऊंगा, क्या वास्तव में ऐसा है। अगर कमियां पाई गई तो उसे दूर किया जाएगा और लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन मिले, ये इंश्योर किया जाएगा। दूसरी पॉइंट ये है
कि लोग डिस्प्लेस होंगे, दूसरी जगह पे सेटल डाउन होंगे, तो कंपनसेशन के अलावा उनको हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जैसे एजुकेशन की, हेल्थ की, ये मेरा काम होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनसेशन दे दिया और दूसरी जगह पे सेटल डाउन नहीं किया गया। सेटल डाउन भी किया गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, प्रॉपर एमिनिटीज़ होनी चाहिए, बिजली की, पानी की। यूँ नहीं कि सिर्फ टीन से बना घर दे दिया और कहा कि लोगों देखो हमने तुम्हें घर तो दिया है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। अब दूसरी जगह उन्हें सेटल डाउन किया जाएगा तो उनका जो बच्चों की एजुकेशन वगैरह चल रही है वो खराब ना हो, ये इंश्योर किया जाएगा कि कंटिन्यूटी बरकरार रहे एजुकेशन में, उनका ड्रॉप आउट ना हो। फिर मैं लाइवलीहुड का ध्यान रखूंगा। अब एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं, वहां पे रोजगार नहीं मिला तो दिक्कत, तो मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि उनको रोजगार मिले प्रॉपर वहां पे जहां पे भी उनको सेटल डाउन किया जा रहा है, ताकि वो अपना जीवन आसानी से चला सकें। नेक्स्ट, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करूंगा कि किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास सीधा शिकायत करे। समझ गए? तो ये सारे स्टेप्स मैं उठाऊंगा। तो आप भी इसी तर्ज पे सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए एक्स्ट्रा स्टेप्स आप क्या लोगे इस सिचुएशन में। आप डीएम हो, शिकायतें आ रही हैं कि कंपनसेशन प्रॉपर नहीं मिला। अब यहां पे देखो एक आर्टिकल है वैक्सीन से रिलेटेड। पुणे बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है जिनोवा। इसने ना एक वैक्सीन प्रोड्यूस की है। वैक्सीन का क्या नाम है? वैक्सीन का नाम यहां पर देखिए आप, जेमकोवैक ओम, ये वैक्सीन का नाम है और ये कंपनी का नाम है जिनोवा। वैक्सीन जो है वो mRNA बेस्ड है। M मतलब मैसेंजर। mRNA वैक्सीन क्या करती है? ये देखो हमारे सेल्स को ट्रेन करती है, सिखाती है कि आप ये प्रोटीन प्रोड्यूस कीजिए जिससे, और इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा जो फिर लड़ेंगे कोरोना वायरस से। इस प्रकार के ये वैक्सीन काम करती है, mRNA वैक्सीन। अब कंटेक्स्ट देखो ये है, पिछले हफ्ते ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ना इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है इस नई mRNA वैक्सीन को। मतलब कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ना ओमिक्रॉन, उससे लड़ने में सक्षम है ये वैक्सीन। राइटर कहते हैं देखो वैसे तो कोविड-19 की महामारी अब थम गई है, तो इतना भी कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट आवश्यकता थी नहीं वैक्सीन की, लेकिन अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है ना। ड्रग्स को इंडिया इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज देने से पहले ना सोचे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की जो इमेज है ना वो खराब हुई है कि इंडिया में बनी जो ड्रग्स या फिर वैक्सीन्स हैं वो हार्मफुल साबित हुई हैं। तो अब इंडिया को इस मामले में ना ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। पहले महामारी चल रही थी, इस वजह से कोविड-19 की वैक्सीन्स और ड्रग्स के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन स्टार्ट हुआ। मतलब वैसे तो देखो एक वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में ना बहुत लंबा समय लग जाता है, बट आपको पता है महामारी में एकदम से वैक्सीन्स की आवश्यकता थी, तो ना यूएसए ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देना स्वीकार किया और इंडिया ने भी ऐसा ही किया, यूएसए को फॉलो किया। यूएसए में ना ड्रग या फिर वैक्सीन को अप्रूवल मिलना बहुत कठिन है। इंडिया में क्या होता है कि यूएस की मान लीजिए ड्रग्स हैं, उनको वहां पे अप्रूवल मिल गया होता है, फिर इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है वो बोलती है कि अब इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में चेक कर लीजिए क्या ये इंडिया के लोगों पर भी एप्लीकेबल है। ये काम इंडिया करता है। मतलब इंडिया सोचता है कि यूएसए ने अप्रूवल दिया है तो सोच समझ के ही दिया होगा, तो उस ड्रग को अब इंडिया में टेस्ट कर लीजिए क्या ये इंडिया के लोगों पर भी वैसे ही काम करती है, अगर करती है तो हम भी इसे अप्रूवल दे देते हैं। बट इंडिया को ना अब इसमें टाइट हो जाना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल है, ये यहां पे ये सारी बातें बोली गई हैं। अब लास्ट में समरी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिक्स जो है नॉर्थ और साउथ की उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस है इन फैक्टर्स के कारण, जैसे एंटी कास्ट, एंटी ब्राह्मण, कल्चर, लैंग्वेज पे फोकस, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अंबेडकर ने नेहरू और प्रसाद को क्यों क्रिटिसाइज़ किया वो हमने डिस्कस किया। फिर साउथ इंडिया जो है इंडिया को फेडरेशन ऑफ नेशनलिटीज़ के रूप में इन्विजन करता है, और नॉर्थ इंडिया के जो लीडर्स थे वो एक आइडेंटिटी के रूप में इंडिया को देखते थे, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी। जबकि साउथ इंडिया के लीडर्स को लगता था कि अगर देखो इंडिया में यूनिटरी फीचर आ गए तो इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए डिजास्टर हो जाएगा।
आज़ादी के बाद फेडरेशन तो इंडिया बना, लेकिन जितनी पावर्स सोची थी ना आंध्रा महासभा ने, उतनी पावर्स नहीं मिली। और जो डिवाइड है नॉर्थ और साउथ के बीच में, वो आज भी देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि साउथ इंडिया में बीजेपी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी है। और धर्म की पॉलिटिक्स साउथ इंडिया में नहीं होती, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये दूसरा आर्टिकल की समरी है। डायस्पोरा वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नेहरू ने स्पीच दी थी मार्च 1946 में कि आज़ाद हो गया तो हम डायस्पोरा के लोगों को बचाएंगे। नहीं हुआ ऐसा। शास्त्री और सिरिमावो के बीच में पैक्ट हुआ, जिसमें भारतीय डायस्पोरा के जो लोग रहते थे श्रीलंका में, उनको बहुत से लोगों को सिटीजनशिप से वंचित कर दिया गया। बहुत से लोग स्टेटलेस हो गए। आज भी 29,500 इंडियन तमिल रिफ्यूजीज़ हैं जो स्टेटलेस हैं। फिर ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। स्टालिन गए सिंगापुर और जापान में, उन्होंने स्पीच दी कि तमिल डायस्पोरा के लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तमिल डायस्पोरा के बारे में फैक्ट्स हैं। डायस्पोरा की आइडेंटिटी है कि वो किस प्रकार से 3 आइडेंटिटी कैरी करते हैं। डायस्पोरा ऑफ द डायस्पोरा का कंसेप्ट हमने समझा। सारे डायस्पोरा के लोग अलग होते हैं, एक पैमाने में नहीं माप सकते आप डायस्पोरा के सभी लोगों को। इंडियन डायस्पोरा की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने समझे किस प्रकार से। वैसे डायस्पोरा सेंटर का सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में श्रीलंका को कवर नहीं किया, वो हमने समझा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए डायस्पोरा से रिलेटेड आर्टिकल में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।